हेलो स्टूडेंट्स, विश्वगुरु क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोग देख सकते हैं कि बोर्ड पर हमने ब्लू कलर से कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं और कुछ पॉइंट हमने ग्रीन कलर से लिखे हुए हैं। ये वो बिंदु हैं जिन पर हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी। आज हम इन बिंदुओं पर एक क्विक रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं गति क्या होती है। तो गति से तात्पर्य है कि यदि कोई वस्तु समय के साथ साथ लगातार अपनी स्थिति को बदल रही है तो हम कह सकते हैं कि वो वस्तु गति कर रही है, यानी कि वस्तु गतिमान है। ठीक है, यानी समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। कोई वस्तु अभी इधर है, कुछ समय बाद फिर कहीं और है, कुछ समय बाद कहीं और है, तो इसका मतलब वो वस्तु गतिमान है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम आज दैनिक जीवन की बात करें तो हम तमाम प्रकार के गति के उदाहरण देखते हैं, जैसे उड़ते हुए पक्षी, तैरती हुई मछलियाँ और आपके वाहन, बस, ट्रक, कार, मोटरसाइकिल, मतलब बहुत सारे हम उदाहरण ऐसे देखते हैं जो गति के उदाहरण हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो हमें समझ में नहीं आता कि गति कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रमाण हमें ऐसे हैं मिलते हैं जिनसे ये साबित हो जाता है कि वो गतिमान हैं। जैसे बात करते हैं हवा के चलने की। हवा के कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। अब जब हवा चल रही होती है तो कैसे पता चलता है कि हवा चल रही होती है? तो उसके दो सबसे बड़े प्रमाण मिलते हैं। एक तो पेड़ों के पत्ते हिलते हैं, दूसरा क्या होता है, धूल के कण वगैरह, ये जो गंदगी होती है थोड़ी बहुत वो उड़ना शुरू हो जाती है। जो हल्के हल्के कण होते हैं धूल मिट्टी के, वो उड़ने लगते हैं। तो ये हवा के चलने का एक प्रमाण है जिससे पता चलता है कि हवा गति कर रही है। ऐसे पृथ्वी गति कर रही है, हमें दिखाई तो नहीं देता है कि पृथ्वी गति कर रही है। क्या इसका प्रमाण है कि पृथ्वी गति कर रही है? कौन सा साक्ष्य है? दिन रात का होना, दिन और रात का होना, बार बार दिन बार बार रात, दिन रात, ये बार बार जो हो रहा है ना, ये इस बात का साक्ष्य है कि हमारी पृथ्वी क्या कर रही है, गति कर रही है। हमारी पृथ्वी दो प्रकार की गतियां करती है। एक तो अपनी धुरी पर लगातार घूमती है, जिसे कहते हैं परिक्रमण गति। एक सूर्य के चारों लगातार चक्कर लगाती है, जिसे कहते हैं परिभ्रमण गति। तो ये दिन और रात का होना, ये क्या साबित करता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर लगातार चक्कर लगा रही है। 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, तो दिन और रात मिलाकर के 24 घंटे हो जाता है। मौसम बदलना, गर्मी, सर्दी, बरसात, ये जो मौसमों का बदलना है, ये भी पृथ्वी की गति का परिचायक है। मौसम क्यों बदलते हैं? क्योंकि पृथ्वी हमारे सूर्य के चक्कर लगाती है। सूर्य के चक्कर लगाने के कारण मौसम में परिवर्तन होता है। तो ये कुछ अप्रत्यक्ष साक्ष्य है गति के, जैसे पृथ्वी की बात करी हमने और हवा की बात करी। यहाँ पे एक बिंदु है निर्देश तंत्र। तो निर्देश तंत्र का मतलब क्या होता है? निर्देश तंत्र से तात्पर्य होता है ऐसा निकाय या ऐसा तंत्र जिसके सापेक्ष हम किसी वस्तु की गति को निर्धारित करते हैं। कोई वस्तु गतिमान है नहीं है, ये हम किसी तंत्र के सापेक्ष देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें हमारे पेड़ पौधों की, तो हमारे पेड़ पौधे क्या गतिमान है? नहीं है, लेकिन किसके सापेक्ष? हमारी पृथ्वी के सापेक्ष। यानी यहाँ पे निर्देश तंत्र क्या है? हमारी पृथ्वी। तो हमारी पृथ्वी के सापेक्ष देखा जाए तो जो पेड़ है वो गतिमान नहीं है। जब मान लीजिए हम किसी गाड़ी में बैठकर जा रहे होते हैं, वाहन से जा रहे होते हैं, तो हमें क्या लगता है? जैसे कि सारे पेड़ गति कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा होता है? गति तो हम कर रहे होते हैं। किसके सापेक्ष? पृथ्वी के सापेक्ष। जब हम अपने सापेक्ष उन पेड़ों को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पेड़ गति कर रहे हैं पीछे की ओर। हम अपने आप को स्थायी मान लेते हैं। जिसके सापेक्ष देखा जाएगा वो वस्तु स्थायी हो जाएगी। ठीक है ना? कैसा लगता है? जैसे कि धरती पीछे की ओर भाग रही है, हम आगे आगे जा रहे हैं, मतलब हम खड़े हैं और धरती पीछे भाग रही है। ऐसा लगता कि नहीं लगता? तो सीधी सी बात यह है कि निर्देश तंत्र से मतलब ये होता है वह निकाय जिसके सापेक्ष हम किसी वस्तु को देखते हैं कि वो गतिमान है या नहीं है। निर्देश तंत्र के कारण ही ऐसा हो सकता है कि वही गति एक व्यक्ति को नजर आए और दूसरे को नजर ना आए। जैसे मान लीजिए बस में बैठे हुए कुछ यात्री हैं और एक यात्री जो बैठा है, जब वो अपने साथ वाले यात्रियों को देखेगा तो उसे क्या लगेगा कि वो गति नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति है जो सड़क पर खड़ा है, उसे वो बस भी गतिमान नजर आएगी और उसमें बैठे हुए यात्री भी नजर आएंगे। यानी जो सड़क पर खड़ा व्यक्ति है उसके सापेक्ष देखा जाए तो बस गतिमान है, उसमें बैठे यात्री भी गतिमान है। लेकिन जो बस में बैठा यात्री है, यदि वो बस के सापेक्ष देखेगा तो उसे सारे यात्री
स्थिर नजर आएंगे, स्थायी नजर आएंगे। ठीक है ना। तो एक ही गति में अगर निर्देश तंत्र बदल जाएगा तो वो हमें गतिमान नजर आएगी या स्थिर नजर आएगी। निर्देश तंत्र के बदलने से यह संभव हो सकता है। अब गति के प्रकार, तो कोई भी वस्तु कई प्रकार की गतियां करती है। जैसे सरल रेखी गति, एक सीधी रेखा में गति करना, जो गति का सबसे सरलतम रूप होता है, सबसे साधारण रूप होता है, सरल रेखी गति। और क्या कर सकती है? वृत्तीय गति, एक वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाना, वृत्तीय गति। कंपन गति, किसी निश्चित स्थिति के इधर उधर कंपन करना, ऐसे ऐसे कंपन गति। घूर्णन गति, अपनी ही जगह पर धुरी पर घूमना, घूर्णन गति। कभी कभी क्या होता है, ये दोनों तीनों गतियां आपस में मिल जाती हैं। जैसे पहिए का घूमना, तो जो पहिया होता है वो अपनी जगह पर भी घूमता है और लगातार आगे भी बढ़ता जाता है, यानी रेखीय गति भी कर रहा है और घूर्णन गति भी कर रहा है। तो ये जटिल गतियां हैं। सबसे सरलतम गति कौन सी है? सरल रेखी गति। अगर हम बात करें सरल रेखी गति की, तो हमने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट है O और O से कोई वस्तु लगातार आगे गति करती है, पहले A पर पहुंचती है और फिर वो मान लीजिए B पर पहुंचती है। हमने इसको O A नहीं B नहीं माता बताया था। इसको हमने बताया था कि कोई वस्तु A से गति करती है तो पहले वो B पे पहुंचती है, फिर वो C पे पहुंचती है, तो ये एक सीधी रेखा में गति कर रही है, तो इसे कहेंगे सरल रेखी गति। अब यहाँ पे दो शब्द हैं, दूरी और विस्थापन। तो मान लीजिए कोई वस्तु A से चली, B पहुंची, फिर B से चली, C पहुंची, तो A से C तक पहुंची, तो उसने कुल दूरी कितनी तय करी? सीधी बात है, A से लेकर के C तक की जितनी भी दूरी होगी, अगर हम इसको मान लें कि ये A से B तक है 50 मीटर और B से C तक है 70 मीटर, तो ये टोटल आपका कितना हो जाएगा? 120 मीटर। तो ये हो जाएगी दूरी। अब यहाँ पे प्रारंभिक स्थिति क्या है? A। अंतिम स्थिति क्या है? C। तो प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी कितनी है? वो भी है 120 मीटर। इसे हम कहेंगे विस्थापन। तो विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है? तो सुन लीजिए। सबसे पहली बात तो यह है कि दूरी एक अदिश राशि होती है। दूरी कैसी राशि होती है? ये एक अदिश राशि होती है। इसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। विस्थापन एक सदिश राशि होती है, यानी कि परिमाण के साथ साथ हमें दिशा भी बतानी पड़ती है। दिशा और परिमाण दोनों को जब हम बताएंगे तभी विस्थापन को हम पूर्ण रूप से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे अगर हम इस स्थिति की बात करें तो यहाँ दूरी भी 120 मीटर है, विस्थापन भी 120 मीटर है, दोनों बराबर है। तो ये दोनों बराबर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कब? जब वस्तु एक सीधी रेखा में गति कर रही हो, सीधी रेखा में, यानी एक निश्चित दिशा में गति करती चली जाए, तो उस स्थिति में दूरी और विस्थापन दोनों समान हो जाएंगे। लेकिन अगर इसी में थोड़ा हम बदल देते हैं, ये जो वस्तु है वो A से B गई, B से C गई और ये C से वापस फिर A आ गई, तो दूरी अब कितनी हो जाएगी? तो कुल लंबाई देखिए A से C तक की कितनी थी? 120। तो पहले 120 गई वो वस्तु, फिर 120 आई, यानी उस स्थिति में दूरी हो जाएगी, वो हो जाएगी 240 मीटर। ये दूरी हो जाएगी। कब? जब वस्तु A से चली B, B से गई C, C से फिर वापस B होते हुए A आ गई, तो दूरी कितनी हो गई? 240 मीटर। यानी कोई भी गतिमान वस्तु जितनी कुल लंबाई तय करती है उस लंबाई को हम दूरी कहते हैं। किस दिशा में तय करती है इससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो दूरी एक अदिश राशि होती है। अगर हम बात करें विस्थापन की, A से चला था, वापस A पर आ गया, तो अब क्या हुआ? प्रारंभिक स्थिति क्या है? A। अंतिम स्थिति A। तो प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? तो वो 0 हो जाएगी। यानी इस स्थिति में विस्थापन हमारा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 मीटर हो जाएगा। तो ये बात रही दूरी और विस्थापन की। अब देखिए होता क्या है, जब कोई वस्तु गति करती है तो वो दो प्रकार से गति कर सकती है। या तो उसकी गति कैसी होगी? एक समान गति होगी, एक समान गति होगी, या कैसी होगी? असमान गति होगी। या तो एक समान होगी या फिर असमान होगी। एक समान गति से मतलब क्या हुआ? अगर मान लीजिए कि शुरुआती 1 सेकंड में वो 20 मीटर दूरी तय करती है, अगले 1 सेकंड में फिर से 20 मीटर दूरी तय करती है, अगले 1 सेकंड में फिर से 20 मीटर दूरी तय करती है। यानी क्या हो रहा है? एक निश्चित समयांतराल में बार बार जो तय की गई दूरियां हैं वो समान है। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि वस्तु एक समान गति कर रही है। लेकिन यदि यही क्या हो जाता, पहले सेकंड में वो दूरी तय करती 20 मीटर, अगले सेकंड में दूरी तय करती 30 मीटर, अगले सेकंड में कुछ और तय करती मान लीजिए 35 मीटर, तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि जो वस्तु है
वो असमान गति कर रही है। क्यों? क्योंकि निश्चित समयांतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरियां अलग अलग है। तो जब निश्चित समयांतराल में वस्तु समान दूरी तय करे तो एक समान गति, अगर असमान दूरी तय करे तो असमान गति। यहां पे ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये समयांतराल जो होना चाहिए वो एक छोटा समयांतराल यानी सूक्ष्म समयांतराल होना चाहिए, क्योंकि अगर समयांतराल बड़ा होता है तो उस स्थिति में हम एक समान गति ना कह करके उस समय जो चाल निकालेंगे वो क्या होगा। यहां पे एक बात समझना जरूरी है, दो प्रकार की चाल होती हैं, एक होती है तात्कालिक चाल, तात्कालिक चाल, और एक होती है औसत चाल। तो देखिएगा, अगर समयांतराल छोटा होगा तो हमें तात्कालिक चाल प्राप्त होगी, यानी कि हर सेकंड हम देख रहे हैं और वस्तु की चाल कैसी है, बराबर है, बराबर है, बराबर है। इसका मतलब वो एक समान गति कर रही है। यदि समयांतराल आप बड़ा ले लेंगे, मान लीजिए हम 1 घंटा ले लेते हैं कि पहले 1 घंटे में वो दूरी तय करी उसने मान लीजिए 50 किलोमीटर, अगले 1 घंटे मान लो करी 30 किलोमीटर। तो अभी क्या हो रहा है, अभी ये हो रहा है कि ये जो समयांतराल है वो बहुत बड़ा हो गया। मान लीजिए 30 की जगह 50 ही कर देते हैं, मान लीजिए 50 किलोमीटर। तो भले ही 1 घंटे में पहले 50 तय करी, फिर 1 घंटे में फिर से 50 तय करी, इसके बावजूद भी क्या हम कहेंगे वस्तु एक समान गति कर रही है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी वो वस्तु तय कर रही है, ये उसकी औसत गति होगी, न कि तात्कालिक। औसत क्यों? क्योंकि समयांतराल बहुत बड़ा है। ठीक है, अब इसके बाद करते हैं बात गति की दर क्या होती। गति की दर यानी कोई वस्तु गतिमान है तो किस दर से गतिमान है। तो गति की दर को हम 2 प्रकार से व्यक्त करते हैं, चाल या वेग। जो गति की दर होती है उसको हम चाल या वेग द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अभी हम समझ लेते हैं चाल और वेग में क्या अंतर है और दोनों कब समान हो सकते हैं। तो देखिए, इकाई समय में कोई वस्तु जितनी दूरी तय करती है, इकाई समय में किसी भी वस्तु द्वारा जो दूरी तय करी जाती है उसे हम कहते हैं उस वस्तु की चाल। इकाई समय में जितनी भी दूरी तय करी जाएगी वो कहलाएगी उस वस्तु की चाल। जैसे मान लेते हैं कि t समय में यानी t सेकंड में कोई वस्तु s दूरी तय करती है, मान लीजिए s मीटर दूरी तय करती है। t सेकंड में s मीटर दूरी तय करती है, तो t सेकंड में s मीटर, तो 1 सेकंड में हो जाएगा s मीटर बटे t, यानी 1 सेकंड में तय की गई दूरी हो जाएगी s मीटर, s बटे t मीटर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, s बटे t मीटर, ये दूरी है कितने सेकंड में तय करी गई है, 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड मतलब इकाई समय। देखिए इकाई का मतलब यहाँ पे 1 होता है। मात्रक आप अपने हिसाब से लेते हैं, आप जिस पद्धति में सवाल को लगा रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे 1 सेकंड की जगह 1 मिनट भी हो सकता था, 1 घंटा भी हो सकता था। तो इकाई समय से मतलब यहाँ पे होता है कि जिस मात्रक में आप उस सवाल को हल कर रहे हैं उसका इकाई लेना है, एकांक लेना है। तो 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 घंटा कुछ भी ले सकते हैं। तो 1 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है, s डिवाइडेड बाई t मीटर, तो ये क्या हो जाएगी उसकी चाल। तो इस तरह से चाल बराबर हो जाता है क्या, s क्या है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, t क्या है समय, जितने समय में वो दूरी तय की है, तो ये हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटे समय। अब होता क्या है, होता यह कि हमने आपसे कहा जब समयांतराल बड़ा होता है तो हमें तात्कालिक चाल प्राप्त नहीं होती है, उस स्थिति में हमें औसत चाल प्राप्त होती है। तो हम कहते हैं कि औसत चाल बराबर वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लगा कुल समय। तो औसत चाल निकल के आ जाती है कुल दूरी बटे कुल समय। अब ये औसत क्यों कहा हमने, आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कि मैं औरैया से चलता हूं और कहाँ तक जाता हूं, इटावा तक जाता हूं। अब औरैया से इटावा की जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए कितनी है, 60 किलोमीटर है। कितनी है, 60 किलोमीटर। और ये दूरी मैं 1 घंटे में तय करता हूं, 1 घंटे में तय करता हूं किसी भी वाहन से। तो इसकी जो चाल होगी वो कितनी हो जाएगी, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी 60 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1 घंटा, यानी कि 60
किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई चाल। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या हमारा वाहन लगातार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला होगा? नहीं, कहीं बीच में 20 किलोमीटर प्रति घंटा हुई होगी, कहीं 70 हुई होगी, कहीं 80 होगी, कहीं 30 होगी, कहीं 50 होगी, बीच में चाल बार बार बदली होगी। तो ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा पर क्या है, ये वस्तु की कौन सी चाल है, ये उस वाहन की कौन सी चाल है? तो ये है औसत चाल। तो इस तरीके से गति की दर को हम चाल में प्रदर्शित करते हैं। चाल एक अदिश राशि है, इसमें दिशा से कोई लेना देना नहीं है। अब मात्रक क्या होगा चाल का? सीधी बात है, अगर हम बात करेंगे एमकेएस पद्धति की तो मीटर प्रति सेकंड। क्यों? दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा में लेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर दूरी का मात्रक किलोमीटर लेंगे और समय लेंगे घंटे में, तो किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी चाल का मात्रक हो जाएगा। अब अगर किसी निश्चित दिशा में चाल निकाली जाएगी तो उसी को हम कहेंगे वेग। वेग से मतलब होता है निश्चित दिशा में चाल। यानी कोई वस्तु मान लीजिए ए से गति करती है, कौन सी दिशा में? बी की तरफ। अगर ये दिशा नहीं बदलेगी, ये वस्तु लगातार ए से बी की ओर गतिमान रहेगी, तो इस स्थिति में जो वस्तु की चाल होगी और जो वस्तु का वेग होगा वो दोनों समान होंगे। लेकिन अगर दिशा बदल जाएगी, तो हमने कहा ना निश्चित दिशा में चाल को हम वेग कहते हैं, दिशा बदलेगी तो वेग भी बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि वेग एक सदिश राशि है। वेग एक सदिश राशि है। वेग को व्यक्त करने के लिए आपको परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो वेग एक सदिश राशि है। अगर इसका परिमाण बदलेगा तो भी वेग बदलेगा, अगर दिशा बदलेगी गति की तो भी वेग बदलेगा। तो वेग में परिवर्तन परिमाण के बदलने पर भी हो जाता है और दिशा के बदलने पर भी हो जाता है। लेकिन अगर ना परिमाण बदले ना दिशा बदले तो वेग एक समान रहेगा, और उस स्थिति में वेग और चाल दोनों के मान बराबर हो जाएंगे। तो वेग क्या होता है? चूंकि हमने आपसे कहा कि वेग और चाल दोनों ही गति की दर है, तो वेग क्या होता है? तो आप समझ लीजिए, वेग बराबर होता है वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन। अब विस्थापन क्यों आ गया? क्योंकि हमने आपसे कहा कि यहाँ पे गति की दिशा निश्चित होना बहुत जरूरी है, और जब कोई वस्तु निश्चित दिशा में गति करेगी तो वो दूरी जो होगी वो अपने आप ही क्या बन जाएगी? विस्थापन बन जाएगी। अभी मैंने बताया कि दूरी और विस्थापन बराबर हो जाएंगे कब? यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में एक ही दिशा में गति करती चली जाए, है ना। तो वेग की स्थिति में ही हो जाएगा विस्थापन डिवाइडेड बाई समय, यानी समयांतराल। ठीक है, मात्रक अभी भी वही रहेगा, विस्थापन यानी दूरी होती है मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां पे देखिए, अगर समयांतराल बड़ा है तो ये वेग भी कैसा वेग होगा? ये होगा औसत वेग। अगर समयांतराल बड़ा है तो ये क्या होगा? औसत वेग होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अगर वेग का परिमाण बदलेगा तो भी वेग बदलेगा, और दिशा बदलेगी तो भी वेग बदलेगा। अब मान लीजिए हमने दिशा नहीं बदली है, क्या बदला है? केवल परिमाण, मान बदला है, तो वेग बदल रहा होगा। और अगर वेग एक समान रूप से बदल रहा है तो औसत वेग बराबर हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा क्या? प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग डिवाइडेड बाई 2। औसत वेग बराबर क्या होगा? प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग और डिवाइडेड बाई 2। ये कब निकालेंगे? जब वेग एक समान रूप से परिवर्तित हो रहा हो, एक समान रूप से बदल रहा हो, तो औसत वेग हम ऐसे निकालेंगे, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से होगी गति की दर। अब बात करते हैं त्वरण की। तो देखिए, हमने आपसे कहा कि अगर वेग की दिशा बदलेगी तो भी वेग बदलेगा, और वेग का परिमाण बदलेगा तो भी वेग बदलेगा। यानी दोनों स्थितियों में ही वेग बदलता है, वेग में परिवर्तन होता है। तो इकाई समय में वेग में जितना परिवर्तन होगा, इकाई समय में वेग परिवर्तन जितना भी होगा उसी को हम कहते हैं त्वरण। इकाई समय में वेग में होने वाले परिवर्तन को हम त्वरण कहते हैं। इसको हम ऐसे ही बोल देते हैं, वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण
कहते हैं। तो इकाई समय में वेग परिवर्तन, मान लेते हैं कि टी समय में क्या होता है, एक कोई वस्तु गतिमान है, उसका वेग बदल जाता है डेल्टा वी। डेल्टा जो होता है ना, वो हमेशा चेंज को दर्शाने के लिए लिखा जाता है। डेल्टा मतलब चेंज, किसमें चेंज हो रहा है, परिवर्तन किसमें हो रहा है, v फॉर वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, कितना, डेल्टा v, कितने समय में, t समय में। इसको भी हम डेल्टा t समय कर देते हैं, एक ही बात है वो तो डेल्टा t समय में जो वेग में होने वाला परिवर्तन है डेल्टा v, तो इकाई समय में डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा t, और इसी को हम क्या कहेंगे, त्वरण। और त्वरण को हम किससे दर्शाते हैं, a से। तो त्वरण a बराबर क्या होता है, वेग में होने वाला परिवर्तन डिवाइडेड बाई जो टोटल समय यानी समयांतराल, ठीक है ना। तो वेग में होने वाला परिवर्तन डिवाइडेड बाई समयांतराल बराबर होगा त्वरण। तो त्वरण का मात्रक क्या होगा, देखिए वेग का जो मात्रक होगा वही वेग में होने वाले परिवर्तन का मात्रक होगा, जो वेग का मात्रक होगा वही वेग में होने वाले परिवर्तन का मात्रक होगा। तो वेग का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड, डिवाइडेड बाई समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड। तो अगर हम इसको मात्रक को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जो त्वरण का मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्योंकि वेग एक सदिश राशि है, इसलिए त्वरण भी एक कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। यानी कि परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ेगी यदि आप त्वरण को व्यक्त करना चाहते हैं। तो अगर वेग बढ़ रहा है तो हम कहते हैं त्वरण, अगर वेग घट रहा है तो इसी त्वरण का नाम बदल के हो जाता है मंदन। क्या हो जाता है, मंदन। यहां पे एक बात समझना बहुत जरूरी है, त्वरण और मंदन कोई अंतर नहीं है। बस अगर वेग धनात्मक रूप से बढ़ रहा है यानी लगातार बढ़ता चला जा रहा है तो त्वरण, यदि वेग घटता जा रहा है एक समान रूप से तो उसी त्वरण को हम फिर क्या कहेंगे, मंदन कहेंगे। तो इस तरह से उन बिंदुओं पर हमने जल्दी जल्दी एक चर्चा कर ली जो हमने कल पढ़ाए थे। एक बात इसमें और लिखी है कि जो निर्देश तंत्र होते हैं वो दो तरह के होते हैं, जड़त्वीय और अजड़त्वीय। इसका मतलब भी आप समझ लीजिए कि न्यूटन के जो नियम है, न्यूटन के गति के नियम है 3। तो न्यूटन का जो पहला और दूसरा नियम है, पहला और दूसरा नियम क्या है, पहला नियम न्यूटन की गति का पहला नियम यह है कि कोई भी वस्तु यदि गतिमान है तो वो गतिमान रहना चाहती है, यदि वो विराम अवस्था में है, रुकी हुई है, तो वो रुकी ही रहना चाहती है। कब तक, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। चूंकि ये गैलीलियो ने दिया था तो इसे हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। तो दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम यह है कि किसी भी वस्तु पर लगाया गया जो बल होता है वो उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, किसी वस्तु पर लगाया गया उसके त्वरण के भी समानुपाती होता है। तो यहां से हमें मिल जाता है सॉल्व करने के बाद F बराबर ma। तो ये जो है यानी जो बल बराबर होता है किसी वस्तु का द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाई उस वस्तु का त्वरण। तो ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम है, इसको हम बाद में विस्तार से पढ़ेंगे। तो तीसरा नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कोई एक वस्तु यदि दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। तो ये न्यूटन के गति के 3 नियम हैं। तो ऐसे निर्देश तंत्र जो न्यूटन के गति का पहला और दूसरा नियम ये दोनों मानते हैं, ऐसे निर्देश तंत्र जिनमें न्यूटन के गति का पहला और दूसरा नियम लागू होता है वो कहलाते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र, और जिनमें लागू नहीं होता है वो कहलाते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। ऐसे जितने भी निर्देश तंत्र होते हैं जिनमें न्यूटन के गति का पहला और दूसरा नियम लागू नहीं होता उन्हें हम कहते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। ठीक है, क्योंकि ये जो जड़त्व का नियम ये गैलीलियो ने दिया था तो इसे हम गैलीलियो का निर्देश तंत्र भी कहते हैं। तो जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं वही गैलीलियो का निर्देश तंत्र भी कहलाते हैं। ठीक है, अब आखिरकार हम कौन से निर्देश तंत्र को जड़त्वीय मानेंगे और किसको अजड़त्वीय मानेंगे, तो आप सीधा समझ लीजिए बात। वैसे तो हमने आपको बताया कि न्यूटन की गति का प्रथम और द्वितीय नियम लागू होगा तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र, नहीं लागू होगा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। लेकिन अब जनरली हम क्या समझें, तो आप समझ लीजिए यदि कोई भी निर्देश तंत्र स्थिर है, रुका हुआ है या एक समान गति कर रहा है,
यानी उसमें त्वरण नहीं है। जब गति एक समान होगी तो उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और वेग में परिवर्तन नहीं होगा मतलब त्वरण नहीं होगा। यानी कुल मिलाकर के जो निर्देश तंत्र है उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी निर्देश तंत्र स्थिर होते हैं, रुके हुए होते हैं, या जो एक समान रूप से गति कर रहे होते हैं, वो सब आपके जड़ोत्तीय निर्देश तंत्र होते हैं। लेकिन जो गतिमान निर्देश तंत्र होते हैं, जो लगातार गति कर रहे होते हैं, उनकी गति में क्या होता है? त्वरण होता है, वो आपके अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारी पृथ्वी किसमें आएगी? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में। क्यों? क्योंकि पृथ्वी लगातार सूर्य के भी चक्कर लगा रही है और धुरी पर भी चक्कर लगा रही है। तो वृत्ताकार गति जब करती है ना कोई वस्तु, तो उस पर लगातार एक त्वरण लगता है जिसे हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। तो जो पृथ्वी की गति है, चूंकि वो त्वरित गति है, एक समान रूप से त्वरित गति है, इसलिए वो एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। और जड़ोत्तीय निर्देश तंत्र में हम किसे ले लेंगे? कोई स्थिर निर्देश तंत्र ले लेंगे, या जनरली हम लोग जो कार्तीय निर्देशांक तंत्र होता है, कार्तीय निर्देशांक तंत्र, जिसे हम वही एक्स अक्ष वाई अक्ष वाला, उसको हम लोग क्या मानते हैं? जड़त्वीय निर्देश तंत्र मानते हैं। तो इस तरह से इन बिंदुओं पर चर्चा होगी। अब बात करेंगे दूरी समय ग्राफ और चाल समय ग्राफ की। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग ये समझिएगा, सबसे पहले तो आप लोग ये समझिएगा कि मान लेते हैं कि दो चर है। कौन कौन? एक चर है बाई और एक चर है एक्स। एक चर है बाई और एक चर है एक्स। बाई जो है वो एक्स के समानुपाती है, एक्स के समानुपाती है। एक्स के समानुपाती होने का मतलब होता है कि जिस अनुपात में एक्स बढ़ेगा उसी अनुपात में बाई भी बढ़ेगा, या जिस अनुपात में x घटेगा उसी अनुपात में y भी घटेगा। इसे हम कहेंगे कि y जो है वो x के समानुपाती है। और जब एक चर दूसरे चर के समानुपाती होता है तो उस स्थिति में उनका जो ग्राफ आता है वो एक सीधी रेखा आता है। इस पे x अक्ष ले लेंगे, इस पे y अक्ष ले लेंगे और ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ कैसा आएगा? एक सरल रेखा आएगा। ठीक है, तो ग्राफ एक सरल रेखा कब आता है? जब दो चर परस्पर समानुपाती होते हैं। ठीक है, एक बात इसमें आ गई। दूसरी बात होती है कि किसी भी ग्राफ की ढाल क्या होती है? ग्राफ की ढाल या ढलान, ग्राफ की ढाल या ढलान, इसी को हम अंग्रेजी में कहते हैं स्लोप, SLOPE, स्लोप। तो ग्राफ की ढाल या ढलान क्या होती है? इसी को हम प्रवणता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवणता। प्रवणता। तो ग्राफ की ढाल या ढलान या प्रवणता क्या होती है? तो ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि ये दो बिंदु यहां पर हैं, ए और बी, ये दो बिंदु हमने मान लिए। अब बी से एक लंब डालेंगे एक्स अक्ष पे, एक ए से डालेंगे, ऐसी ए से लंब डालेंगे वाई अक्ष पे और बी से भी डालेंगे। उस स्थिति में आप देखेंगे हमें एक यहां त्रिभुज मिल जाएगा ABC। ABC अगर हम इस कोण को थीटा मान लें, कितना मान लें? थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा AC। ये जो tan थीटा होता है इसी को कहते हैं ग्राफ की ढाल या ढलान या प्रवणता। ठीक है ना? तो हमने आपको दो तीन चीजें बताई, जल्दी जल्दी समझ लीजिए फिर से। अगर दो चर समानुपाती होते हैं इसका मतलब है कि एक चर बढ़ेगा तो दूसरा चर उसी अनुपात में बढ़ेगा, एक चर घटेगा तो दूसरा चर उसी अनुपात में घटेगा। जब भी इस प्रकार के दो चर होते हैं तो उनका जब ग्राफ बनाते हैं तो एक सीधी रेखा बनता है। ग्राफ एक सीधी रेखा जो लगातार ऐसे एक सीधी रेखा में बनेगा। अब इस ग्राफ की ढाल या ढलान या प्रवणता क्या होती है या स्लोप क्या होती है? तो स्लोप जो होती है वो tan थीटा के बराबर होती है। और tan थीटा बराबर कैसे निकालेंगे? इस तरीके से BC बटे AC। अब हम ये ग्राफ पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो हम बात करते हैं यहाँ पर दूरी समय ग्राफ की। दूरी समय ग्राफ, ठीक है। तो देखिए, दूरी समय ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? दूरी समय ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? ये हो गई वाई अक्ष और ये हो गई एक्स अक्ष, एक्स अक्ष वाई अक्ष। क्या करेंगे? एक्स अक्ष पे हम क्या ले लेंगे? समय ले लेंगे, टाइम ले लेंगे, और वाई अक्ष पे क्या ले लेंगे? दूरी ले लेंगे। एक्स अक्ष पे समय और वाई अक्ष पे दूरी। अब अगर वस्तु एक समान गति कर रही है
कैसी गति कर रही है? एक समान गति कर रही है। तो क्या होगा? तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे दूरी भी बढ़ती जाएगी। अगर वस्तु एक समान गति कर रही है तो जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वस्तु द्वारा तय की गई दूरी भी बढ़ती जाएगी। यानी दूरी जो होगी वो समय के समानुपाती होगी। और उस स्थिति में अगर हम दूरी और समय के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो वो एक सीधी रेखा होगा। फिर से समझेंगे, दूरी और समय के बीच में ग्राफ खींचना है। एक्स अक्ष पे हमने समय ले लिया, वाई अक्ष पे हमने दूरी ले ली। अगर वस्तु की गति एक समान गति है तो इसका मतलब क्या है? समय के साथ साथ लगातार दूरी बढ़ रही होगी। समय जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसी अनुपात में दूरी बढ़ेगी। तो जब दूरी और समय के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो वो एक सीधी रेखा आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका ग्राफ, एक सीधी रेखा। हाँ, यहां पे एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि अगर गति असमान हो, अगर गति असमान होती तो निश्चित रूप से जिस अनुपात में समय बढ़ेगा उस अनुपात में दूरी बढ़े, ये जरूरी नहीं है। अगर गति असमान है तो जिस अनुपात में समय बढ़ेगा उस अनुपात में दूरी बढ़े, ये जरूरी नहीं है। जैसे अभी हमने बताया था समान गति में क्या होगा? निश्चित समयांतराल में तय की गई दूरियां हर बार कैसी होंगी? समान होंगी। 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर, तो 1 सेकंड में 20 मीटर, 2 सेकंड में 40 मीटर, 3 सेकंड में 60 मीटर। क्या हो रहा है? जिस अनुपात में समय बढ़ रहा है उसी अनुपात में दूरी बढ़ रही है। असमान गति होगी तो ये आंकड़ा बदल जाएगा। मान लीजिए 1 सेकंड में 20, अगले सेकंड में 30, फिर अगले सेकंड में 20 हो गया मान लो। तो ये आंकड़ा बार बार बदलेगा, और बदलेगा तो दूरी और समय समानुपाती नहीं होंगे। और उस स्थिति में इसका जो ग्राफ आएगा वो एक वक्र रेखा होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा कुछ, यानी कि एक सीधी रेखा नहीं होगा। ठीक है, वक्र रेखा होगा, टेढ़ा होगा। अभी बात करते हैं सीधी रेखा की। यह ग्राफ हमें क्या क्या बताता है, इस ग्राफ से हमें क्या क्या जानकारियां मिल जाती हैं, तो आप देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें ग्राफ की ढलान की, तो ग्राफ की ढलान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहां हम 3 बिंदु मानते हैं। सबसे पहले ये आपका हो जाता है मूल बिंदु, यानी जब वस्तु ने गति शुरू नहीं करी है तो उस समय उसके द्वारा तय की गई दूरी 0, तो 0 से शुरू हुई गति। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे दूरी बढ़ रही, तो लगातार ग्राफ कहां जा रहा है? ऊपर की ओर। मान लेते हैं कि एक बिंदु है यहां पर A, एक बिंदु यहां पे क्या है? A। इस समय अगर देखा जाए तो समय है कितना एक्चुअली, तो समय निकालने के लिए हम A से क्या करेंगे? एक्स अक्ष पे लंब डाल देंगे और मान लेते हैं इस समय कितना है? T1। तो T1 समय पर जो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है वो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमें y अक्ष पर लंब डालना पड़ेगा, और इस समय जो दूरी है वो है S1। कोई वस्तु एक समान गति कर रही है, यानी समय बढ़ेगा उसी अनुपात में दूरी बढ़ेगी। ग्राफ एक सीधी रेखा होगा। हमने इस ग्राफ पर एक बिंदु लिया ए बिंदु जब लिया है उस पर हमने समय निकाला, तो समय निकालने के लिए इस बिंदु से x अक्ष पर लंब डालना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ये समय कितना निकला? T1। इस समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी है वो निकालने के लिए हमने y अक्ष पे लंब डाला, वो निकली S1। अब क्या होता है, एक दूसरा बिंदु हमने लिया, मान लीजिए B। जब B बिंदु पर देखते हैं तो इस समय कितना हो चुका है? मान लीजिए B बिंदु तक आते आते समय कितना हो गया है? तो अब समय हो चुका है T2। समय बढ़ा है तो दूरी बड़ी होगी। समय कितना, दूरी कितनी होगी? उसके लिए हमने y अक्ष पे लंब डाला और दूरी हो गई S2, दूरी हो गई S2। अगर हम इसी रेखा को और आगे बढ़ाएंगे तो यहां पर हमें एक त्रिभुज बन जाएगा जो कि होगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो इस पॉइंट को हम दे देते हैं C नाम, C नाम दे दिया। अब थोड़ा आप यहां पे देखिए, अगर हम AC की वैल्यू निकालें, AC ये कितनी होगी? तो आप देखिए ध्यान से, C पर टाइम की वैल्यू कितनी है? T2, यानी शुरू से यहां 0 है टाइम, यहां तक T2 है, तो ये पूरा टाइम हो गया T2। और अगर A पर हम टाइम की वैल्यू देखेंगे तो T1 है, यानी यहां से लेके यहां तक टाइम की वैल्यू T1, यानी इतना जो टाइम है वो है T1, और जो यहां तक पूरा टाइम है वो है T2। तो ये बीच का है AC, तो AC कितना हो जाएगा? T2 माइनस T1। ये हो गया समयांतराल T2 माइनस T1। ठीक है ना। अब देखिए ऐसे हम BC निकालेंगे तो BC कितना होगा? तो देखिए BC, B पर कुल दूरी कितनी है? S2। इसका मतलब हुआ कि यहां से मूल बिंदु से लेके S2 तक जो कुल दूरी है वो कितनी है? S2 के
बराबर है, S2 के बराबर है। अगर हम यहाँ पर A की बात करें तो A पर दूरी कितनी है S1, तो ये कुल दूरी कितनी होगी S1 के बराबर। तो ये बीच की दूरी कितनी हुई, ये टोटल S2, इतनी S1, बीच की S2 माइनस S1, तो BC कितनी हो जाएगी S2 माइनस S1। AC T2 माइनस T1, ये समयांतराल हो गया, और S2 माइनस S1 हो गया जो तय की गई दूरियां हैं उनका अंतर। अब देखिए T1 से T2 समय में, T1 से T2 समय में समयांतराल कितना हुआ T2 माइनस T1, और इतने ही समय में दूरी कितनी तय कर ली S2 माइनस S1। तो अगर हम ग्राफ की ढाल निकालें तो ग्राफ की जो ढाल होगी, ग्राफ की जो ढाल होगी वो बराबर क्या होगी, हमने आपको बताया tan थीटा के बराबर होती है। तो लंब बटे आधार, अगर हम इसे थीटा मान लें, ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा BC बटे AC, BC बटे AC। तो BC कितना है S2 माइनस S1, AC कितना है T2 माइनस T1। तो जो ढाल है वो हो गई S2 माइनस S1 और समयांतराल हो गया T2 माइनस T1। तो देखिए इस समयांतराल में जो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है वो है S2 माइनस S1। तो तय की गई दूरी बटे समयांतराल जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो चाल के बराबर होता है। हम पढ़े हैं चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समयांतराल में तय की गई दूरी बटे समयांतराल, ये चाल होता है। यहाँ पे क्या मिला हमें, एक निश्चित समयांतराल में तय की गई दूरी कितनी है S2 माइनस S1, और वो समयांतराल है कितना T2 माइनस T1। तो ये जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं किसको बता रही है, चाल को। तो हमें इससे क्या पता चला कि दूरी समय ग्राफ की जो ढाल होती है, जो ढलान होती है, वो हमें किसको बताती है, चाल को बताती है। यदि गति की दिशा समान रहे तो चाल और वेग दोनों बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि गति की दिशा समान है, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो उस स्थिति में चूंकि गति कैसी है, एक समान गति है, और एक समान गति है तो चाल एक समान होगी। अगर दिशा भी ना बदले तो चाल और वेग दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं दूरी समय ग्राफ की जो ढाल होती है, दूरी समय ग्राफ की जो ढलान होती है, वो हमें वस्तु की चाल या वस्तु के वेग को बताती है। तो अगर दूरी समय ग्राफ आपको पता है और आपसे कहा गया कि वस्तु का वेग बताइए या वस्तु की चाल बताइए, तो आप उस ग्राफ की क्या कैलकुलेट कर लेंगे, स्लोप, ढाल कैलकुलेट कर लेंगे, और जो भी उसकी प्रवणता आएगी, जो भी ढाल आएगी, वो उस वस्तु के वेग या चाल के बराबर होगी। वेग और चाल क्यों बराबर होंगे, क्योंकि गति एक समान है और मैंने दिशा को भी क्या माना है, एक निश्चित दिशा माना है। तो उस स्थिति में चाल और वेग दोनों समान हैं। चाल और समय ग्राफ के बारे में, चाल और समय ग्राफ, देखिए चाल की जगह वेग भी हो सकता है। मैं बार बार ये बात रिपीट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि चाल और वेग दोनों एक समान होते हैं उस स्थिति में जब चाल एक समान हो और गति की दिशा परिवर्तित ना हो रही हो, ठीक है ना। तो चाल और वेग दोनों हो सकते हैं यहाँ पे, और इनका किसके साथ ग्राफ बनाना है, समय के साथ। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि यह है वाई अक्ष और ये है एक्स अक्ष, एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष पे हमने क्या ले लिया, एक्स अक्ष पे हमने ले लिया समय, और वाई अक्ष पे हमने क्या ले लिया, वाई अक्ष पे हमने ले लिया चाल को या वेग को, चाल को या वेग को। अब यहां पर फिर से देखिए क्या होगा, दो प्रकार की गति हो सकती है। कौन सी, ध्यान से समझेंगे। पहली हो सकती है, यहां पर देखिए दो प्रकार की गति हो सकती है। पहली हो सकती है जब वेग एक समान हो, वेग एक समान हो, वेग एक समान हो, यानी वेग में कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। समय तो लगातार, देखिए समय कभी कांस्टेंट नहीं होता, समय कभी नियत नहीं हो सकता, समय लगातार हर पल आगे बढ़ता रहता है। तो समय तो कभी कांस्टेंट हो नहीं सकता, नियत हो नहीं सकता। लेकिन हो क्या रहा है, समय तो लगातार बढ़ रहा है,
समय के साथ साथ वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब वेग एक समान है। तो वेग एक समान होगा तो ग्राफ कैसे बनेगा? देखिए, मान लेते हैं हमने दो समय चुने, एक समय हमने चुना t1, तो t1 समय पे हमने जब देखा तो उस समय वेग कितना था, तो मैंने उस समय जब वेग देखा तो उस समय वेग था v के बराबर। चूंकि वेग एक समान है तो जब हमने आगे बढ़ के देखा t2 समय पे, तो t2 समय पे भी वेग कितना है, अभी भी वेग v के बराबर है। यानी ग्राफ जो बनेगा वो क्या बनेगा? एक सीधी रेखा जो समय अक्ष के समांतर होगा। एक सीधी रेखा ग्राफ बनेगा लेकिन समय अक्ष के समांतर होगा। क्यों समांतर होगा? क्योंकि वेग कैसा है? एक समान है, नियत है। तो वेग जब नियत है तो जो ग्राफ वेग जो है वो न बढ़ेगा न घटेगा। तो समय लगातार आगे बढ़ेगा लेकिन वेग नियत रहेगा। तो उस समय जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? समय अक्ष के समांतर। यानी जो वेग का ग्राफ होगा वो समय अक्ष के समांतर होगा। क्लियर हुआ? अब देखिए इससे हमें जानकारी क्या क्या मिल सकती है, पहले तो आप ये समझिए। अगर हम ये देखें ये समयांतराल कितना है, तो ये समयांतराल हो गया t2 माइनस t1। समयांतराल हो गया t2 माइनस t1, यानी यहां से यहां तक की दूरी नाम दे देते हैं a, b, c और d। तो c से d तक की दूरी हो गई t2 माइनस t1। अगर हम बात करें इसकी BC की या AD की, तो ये कितनी होगी? V के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? V के। ध्यान दीजिए ये है मूल बिंदु, तो मूल बिंदु से यहां तक वेग कितना है? V। तो मूल बिंदु से इस बिंदु तक का जो दूरी माना जाएगा वो वेग V के बराबर माना जाएगा। तो ये जो भुजा है वो V हो जाएगी और ये जो भुजा है वो t2 माइनस t1 हो जाएगी। अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें, ये पूरा क्षेत्रफल निकालें, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? देखिए यहाँ पे ये आयत बन गया और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो BC गुणा DC, ये मान लो लंबाई BC और चौड़ाई हो गई DC। तो BC कितना है? V इंटू DC कितना है? t2 माइनस t1। V क्या है? वेग। t2 माइनस t1 क्या है? समयांतराल, समयांतराल। अब जरा एक फॉर्मूले पर नजर घुमाइए। एक फॉर्मूला हमने आपको बताया है कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय या समयांतराल। वेग बराबर विस्थापन बटे समयांतराल। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहां से विस्थापन बराबर हो जाएगा वेग गुणा समयांतराल यानी समय। तो देखिए वेग और समयांतराल का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होता है? विस्थापन के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इस क्षेत्रफल से क्या पता चल जाएगा? विस्थापन। तो जो विस्थापन का जो मान होगा वो इस क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो अगर हमें चाल और समय के बीच में ग्राफ दिया गया है, चाल एक समान है, दिशा निश्चित है, तो वेग और समय के बीच में ग्राफ मान लेंगे, तो उस स्थिति में जो विस्थापन होगा वो इस क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब इस क्षेत्रफल को हम व्यक्त कैसे करेंगे? तो देखिए ये AB क्या है? ये AB है वेग और समय के बीच खींचा गया ग्राफ, और ये क्या है नीचे? ये है समय अक्ष, समय अक्ष। तो ये ग्राफ और समय अक्ष के बीच में जो घिरा क्षेत्रफल है वो विस्थापन के बराबर है। तो इससे हमें यह पता चल जाएगा कि वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच, समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? वस्तु द्वारा तय किए गए, वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन के बराबर होता है। तो इस तरह से हम वेग और समय ग्राफ से विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं, त्वरण भी ज्ञात कर सकते हैं। अब ये बाकी का जो रहेगा हिस्सा वो हम कल बताएंगे।
कल इस वेग समय ग्राफ से चर्चा शुरू करेंगे। तो इसके बारे में, ये जैसे एक समान वेग है, अगर वेग में परिवर्तन हो एक समान रूप से तब कैसे ग्राफ बनेगा और उससे हम क्या क्या जानकारियां ले सकते हैं वो, और इसके आगे जो गति के समीकरण हैं उनको इस ग्राफ द्वारा कैसे निगमित किया जाता है, कैसे उनको प्रूव किया जाता है, तो इन सब के बारे में हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। हाँ, एक बात जरूर है, क्लास को देखिए, अच्छे से समझिए, डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखिए। यदि समझ में आती है तो प्लीज़ पॉजिटिव कमेंट भी लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू।